नमस्कार साथियों। आज हम MLSU मोहनलाल सुखड़ा यूनिवर्सिटी उदयपुर और GGTU गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा दोनों के सिलेबस में निश्चित अभिनव 6 एकांकी पुस्तक में संकलित एकांकी इतनी सी बात के बारे में चर्चा करेंगे, समीक्षा करेंगे उसकी, और एकांकीकार उपेंद्र नाथ अश्क का परिचय भी देंगे। ये 2020-21 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। इतनी सी बात एकांकीकार उपेंद्र नाथ अश्क की सफलतम रचनाओं में से एक है और इसीलिए हमारे पाठ्यक्रम में से रखा गया है। अब यहाँ मैं एकांकीकार उपेंद्र नाथ अश्क का परिचय आप लोगों के सामने रख दूं। वैसे PPT पर लगभग सारा परिचय मुद्दों के तौर पर दे रखा है, लेकिन उपेंद्र नाथ अश्क जी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। उपेंद्र नाथ अश्क जी, प्रेमचंद, मुक्तिबोध, निराला ऐसे कई साहित्यकार हुए जिनका जीवन उतना सफल नहीं रहा। आर्थिक दृष्टि से बात है, साहित्य में भले इन लोगों का सम्मान है, सब कुछ है, पर आर्थिक दृष्टि से नहीं रहा। इनका जन्म पंजाब के आज़ादी के पहले की बात है। पंजाब एक ही था, विभाजन के बाद पंजाब के 2 भाग हुए। 14 दिसंबर 1910 को पंजाब प्रांत के जालंधर नामक गांव में हुआ था। एक ब्राह्मण परिवार था, मध्यम वर्गीय, और इनके 6 भाइयों में ये दूसरे नंबर पर थे। इनके पिता स्टेशन मास्टर थे, अर्थात सरकारी नौकरी में थे। इन्होंने मैट्रिक और कॉलेज वहीं से की। 1931 में इन्होंने BA की परीक्षा पास की और अध्यापक बन गए, टीचर बन गए, शिक्षक बन गए। लेखक और वक्ता या वकील बनने की इनकी चाह थी। कुछ दिनों इन्होंने अध्यापन कार्य किया, फिर वे अभिनेता, डायरेक्टर, थिएटर या फिल्म में जाने का सपना देखा करने लगे। इन्होंने अध्यापक पद से छोड़कर 1933 में लॉ डिग्री 1933 के आसपास इन्होंने एक लॉ डिग्री तो नहीं, पर एक आजीविका के लिए एक साप्ताहिक पत्र निकाला, जिसका नाम भूचाल रखा, उसका संपादन किया। और एक और साप्ताहिक पत्र था गुरु घंटाल, जिसमें वो प्रति सप्ताह एक कहानी लिखते थे, जिसका उन्हें 1 रुपया मिलता था। ये भी छोड़कर 1936 में उन्होंने लॉ किया और इसी दौरान उनकी पत्नी का देहांत हो गया। उन्होंने फिर दूसरा विवाह 1941 में किया, ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी की और ये मुंबई में फिल्मों में लिखने के लिए भी गए। ये जीवन का उनका अत्यंत कष्ट भरा दौर रहा। बम्बई में उन्होंने कई फिल्मों की कई कहानियाँ, पटकथा, संवाद और गीत लिखे। 2-3 फिल्मों में काम भी किया, लेकिन उन्हें चमक चमक वाली ज़िंदगी रास नहीं आई। इन्हें 1972 में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी रूस में
जो मिलता है उससे सम्मानित किया गया। ये वैसे बहुत सफल साहित्यकार रहे हैं और इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। इनकी रचनाएं कुछ के नाम इस पीपीटी में दे रखे हैं, लेकिन नाटकों के साथ साथ एकांकी भी इनके काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं। इनका एक एकांकी तोलिया बहुत लोकप्रिय रहा है, और दूसरा जो एकांकी हम पढ़ रहे हैं इतनी सी बात, यह भी लोकप्रिय है। इन दोनों एकांकियों में मध्यम वर्गीय परिवार की सोच, पीढ़ीगत अंतराल के विषय में इन्होंने हमारे सामने अपने विचार रखे। कुछ जीवन के इनके अपने अनुभव हैं, क्योंकि साहित्यकार समाज से, अपने जीवन से, अपने अनुभव से ही प्रेरणा लेता है और फिर कोई साहित्यिक कृति रचने का प्रयास करता है। इनके काव्य ग्रंथ तो बहुत लिखे हुए हैं, कुछ के नाम हमने इसमें दे रखे हैं पीपीटी में, लेकिन इनके लेखन, कहते हैं इनके लेखन की जो प्रौढ़ता है, अनुभव की जो सच्चाई है, वह इनकी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद, उसके बाद से इनके लेखन में एक गंभीरता, प्रौढ़ता और साहित्यिकता का समावेश है। हमारे पाठ्यक्रम में संकलित या प्रदत्त जो भी पुस्तक है अभिनव से एकांकी, उसका ये पहला एकांकी है। इतनी सी बात। अब उसकी हम समीक्षा करेंगे। समीक्षा का मतलब ये है कि साहित्यकारों ने कहानी, उपन्यास, नाटक, महाकाव्य, काव्य, रेखाचित्र संस्मरण, इनकी समीक्षा के लिए एक निश्चित तत्व बनाया, निर्देशित किए हैं आलोचकों ने। हम उन्हीं के आधार पर करेंगे। तो इतनी सी बात, एकांकी का भी हम एकांकी के तत्वों के आधार पर समीक्षा करेंगे। इसकी समीक्षा के लिए जो तत्व हैं, पहले उनके बारे में एक जानकारी ले लें हम। वैसे किसी भी कृति की समीक्षा के लिए, गद्य कृति की, कहानी हो, उपन्यास हो, नाटक हो, 5 तत्व माने गए हैं: कथा वस्तु, कथोपकथन, पात्र और चित्रण, देश काल और वातावरण, और उद्देश्य। लेकिन यहाँ एकांकी में हमने 2 चीज़ें और जोड़ ली है। एक है संकलन त्रय, और नाटक होने की वजह से अभिनेता। इन्हें कुल 7 बिंदु हैं जिन पर श्री अस्क जी के इस एकांकी को हम कसेंगे, कसौटी पर कसेंगे और देखेंगे कि उसमें ये कितना सफल हुआ है। इतनी सी बात, एकांकी की कथा वस्तु बहुत छोटी सी, यानी एक वाक्य ही समझ लो। एक वाक्य कहलाने के पीछे पूरी की पूरी एकांकी की घटना घटित हो जाती है। अब नौकर और नौकरानी की जो छेड़छाड़ है, वह आगे चलकर मालिक और बड़े मालिक
के साथ भी घटित होने लग जाती है। तो सवाल यहाँ के मध्यम वर्ग में ये कैसे मतलब से जुड़ा हुआ है। मध्यम वर्ग को हम अगर स्त्री और पुरुष में भेद मतलब चर्चा करना चाहें तो इतना है कि पुरुष हमेशा स्त्रियों से अपने आप को श्रेष्ठ मानता है या इतनी अपेक्षा रखता है कि उसकी स्त्री मसलन पत्नी उसकी बात को मानेगी। और जो निम्न वर्ग है, मजदूर वर्ग, और इनमें तो क्या पति पत्नी आपस में लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, चलता है। मगर हम लोगों में, शिक्षित लोगों में, मध्यम वर्गों में पत्नियां आज्ञाकारी होती है और पतियों का सम्मान करती है, उनकी बात रख लेती है। पर होता ऐसा नहीं है। इस एकांकी में यही दिखा गया। बड़े नाटकीय ढंग से ये कथा वस्तु उठती है और उसी नाटकीय ढंग से इसका समापन भी हो जाता है। एकांकी के तो नौकर और नौकरानी, इनके इस कथानक, इस एकांकी के जो भी मूल पात्र है मध्यम वर्ग के, उसके घर के आपस में बातें करते करते रहते हैं। नौकरानी और नौकर दोनों पति पत्नी हैं। बात बात में कुछ बातें होती है तो वो शर्मा जाती है। इधर जो दयानंद है, घर के मालिक का, बड़े मालिक का बेटा प्रोफेसर है, वो इनकी बातें सुनता रहता है। बात बात में ठेठ देसी भाषा में बात करती है सोनिया, और शंकर उसे शुद्ध हिंदी में बोलने की बात करता है। तो वो पूछ बैठती सोनिया कि अच्छा भला बताओ, शर्म से पानी पानी हो गई, को आपकी शुद्ध हिंदी में क्या कहेंगे। तो अब चूँकि बड़े पंडित हिंदी के पक्षधर है कि ये भी इसमें एक समस्या है। उस समय हिंदी और उर्दू को लेकर काफ़ी मतलब खींचतान चल रही थी। अब ये कथा वस्तु में उसका भी जिक्र है कि एक वर्ग खड़ी बोली में अरबी फारसी के शब्दों का बहिष्कार करके संस्कृत और प्राचीन आर्य भाषाओं के शब्दों को समावेश करना चाहता था। एक वर्ग जैसी भाषा है वैसे ही रखना चाहता था। तो जो बड़े पंडित जी हैं वो शुद्ध हिंदी के थे, संस्कृत और तत्सम शब्दों का इस्तेमाल को ज़्यादा जोड़ देते थे। उनका नौकर शंकर उनके नक्शे कदम पर चलकर ही शुद्ध हिंदी बोलता है और बड़ा खुश रहता है। याद भी दिलाता है कि केशवदास और मंडन मिश्र एक नौकर चाकर भी संस्कृत बोला करते थे। किस दिन मंत्री हमारे यहाँ आए तो देख के खुश होंगे कि पंडित जी के घर के नौकर चाकर भी शुद्ध हिंदी बोल सकते हैं। लेकिन सोनिया ठेरी गांव की बात को तुल नहीं देती, भाषा में क्या रखा है। तो उसके पूछे जाने पर कि शर्म से पानी होना को आपकी शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं, शंकर कहता है शुद्ध हिंदी में इसे कहेंगे मैं लज्जा से जलजल हो गई। सुनकर हंस पड़ती सोनी। दयानंद जो पीछे सुनता रहा उसे भी हंसी आ जाती है। अब शंकर जीत पकड़ लेता है कि तुम कहो कि मैं लज्जा से जलजल हो गई। सोनिया अजीब उधड़बुन में पड़ जाती है कि क्या ज़रूरी है। तो अपनी गांव की भाषा से कहती है कि तुम ही लज्जा से जलो, हमें नहीं जलना, ये तुम्हारी लज्जा में तुम ही जलते रहो, अपनी ग्रामीण भाषा में। इस एकांकी में एक सोनिया और दूसरी बड़ी पंडित आई।
दोनों ही देसी गाँव ग्रामीण भाषा बोलती हैं। बाकी पात्र पढ़े लिखे हैं, उनकी भाषा थोड़ी उत्कृष्ट। यही बात बढ़ते बढ़ते वहाँ तक चली जाती है दयानंद तक। दयानंद सोचता है, अरे यार इतना सा बोलने में जाता क्या है, मैं अगर अपनी पत्नी से कहूँ तो बोल दे। ये छोटे लोग क्या समझे पति पत्नी के संबंध क्या होते हैं। यही बात अपनी पत्नी मृदुलता अर्थात मृदुला से कहता है कि ऐसी ऐसी बात हो रही है, अब मैं तुमसे कहूँ कि तुम बोलो लज्जा से जल जल, तो क्या तुम मेरे लिए नहीं बोलोगी। और यही मृदुला को ठेस लगती है कि मतलब ये मुझ पर अपनी बातें थोपना चाहते हैं। ये बात बढ़ते बढ़ते विवाद का रूप ले लेती है और ये खबर बड़े पंडित और पंडिताइन को पड़ती है, तो उनके बीच में भी इतनी सी बात लज्जा से जलजल हो गई। ये एक वाक्य है पूरी कथानक का। बात चलती तो बड़े पंडिताइन भी नहीं बोलती बड़े पंडित को। इस तरह से तीनों दंपत्ति में इस बात को लेकर थोड़ा उधेड़-बुन और एक कहते हैं कि एकांकी में संघर्ष हुआ, चरम संघर्ष हो जाता है। मृदुलता घर छोड़ के जाने को तैयार हो जाती है और बाद में फिर सोनिया जब आती कि आज आप जल्दी खाना खा लो या जल्दी चाय पी लो तो हम फिल्म देखने चले जाएं, तब मृदुला घर छोड़ के जाने को तैयार होती है। बैग रख के पूछती क्या तुम संग के साथ पिक्चर देखने जा रही हो, फिल्म देखने, तो क्या तुमने कह दिया ऐसा। बोले कह रहे थे एक नई साड़ी ला दूंगा तुझे और एक नई फिल्म देखने भी चलेंगे, तो मैंने कह दिया इनसे। क्या तूने इनसे कह दिया कि मैं लज्जा से जलजल हो गई। बोले हाँ मालकिन कह दिए। अब मृदुलता के मुँह से जैसे ही निकलता है मैं लज्जा से जलजल हो गई, तो दयानंद भी हंसने लगता है और कहता है कि बस ठीक है, अब तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, मेरा काम हो गया। यानी पुरुष के अहम को यहाँ संतोष मिल जाता है। एक बार मुँह से निकलना था और निकल गया, उसके बाद यही बात बड़ी पंडिताइन के मुँह से भी निकलती है और पुरुष का अहम संतुष्ट हो जाता है। ये छोटी छोटी बातों को एकांकीकार हमारे सामने रखता